नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अपने 2 लेक्चर मीनिंग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई का। सप्लाई का मीनिंग, सप्लाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन अगर सप्लाई के मीनिंग में अगर कवर नहीं होता है तो जीएसटी के दायरे से कंप्लीट आउट है, क्योंकि बिना सप्लाई के जीएसटी कवर नहीं होगा। ओके, सप्लाई बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशन होती है और एक शेड्यूल 1 होता है। 2 बेसिक कंडीशन क्या क्या थी? बिजनेस होना चाहिए, गुड्स और सर्विस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन थी आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, कंसिडरेशन के साथ की है, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं थी। 2 बेसिक कंडीशन हो गई। एक शेड्यूल अपन ने कंप्लीट किया है, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 की 5 कंडीशन थी। पांचों कंडीशन क्या कहती थी कि इन 5 कंडीशन में बिना कंसिडरेशन के भी ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होगा। वो 5 कंडीशन कौन कौन सी थी? पांचों कंडीशन एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली कंडीशन थी कि अगर कोई बिजनेस का ओनर अपनी बिजनेस की असेट्स को परमानेंट ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दी है पूरे साल भर में 50,000 से ज्यादा का, तो वो सप्लाई में कवर होगा। तीसरी कंडीशन थी इसके अंदर आपकी प्रधान और एजेंट की, अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कुछ दे रहा है या एजेंट अपने प्रिंसिपल को कुछ दे रहा है तो विदाउट एनी कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई में माना जाएगा। चौथी कंडीशन थी आपकी रिलेटेड और डिस्टेंट पार्टीज की, जिसमें काफी ज्यादा डाउट आता है बच्चों को, तो ध्यान देखना। रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी होती है? आराम से, ऑफिसर और डायरेक्टर, पार्टनर्स, आपके एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। अगर आपका किसी कंपनी में 25% शेयर है, 4 तो बहुत इजी होगा याद करना, अगले 3 और इजी। आपका किसी दूसरे पे कंट्रोल, 2% का किसी एक पे कंट्रोल, या 1% का 2 पे कंट्रोल, वो तीनों भी रिलेटेड हो गए। और लास्ट था फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकम टैक्स और जीएसटी में फैमिली मेंबर की डेफिनेशन अलग अलग होती है। फैमिली मेंबर में पति पत्नी और बच्चे, ये तो डिपेंडेंट नहीं भी होंगे तो भी फैमिली मेंबर कहलाएंगे, लेकिन माता पिता भाई बहन दादा दादी अगर आपके डिपेंडेंट है तो आपके रिलेटेड पार्टीज में आएंगे। ओके गाइस, ये थे आपके। और लास्ट आपका था इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, पर आपने बिजनेस पर्पस के लिए किया हो रिलेटेड पर्सन से, तो इन 5 कंडीशन के अंदर आपके बिना कंसिडरेशन के भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 2 समझने से पहले आपको सबसे पहले शेड्यूल 3 खत्म करना होगा। मैंने पहले कहा था बच्चों जीएसटी बहुत इजी है, बहुत इजी है, साथ साथ पढ़ते रहो, रियली बिलीव करो बहुत इजी है जीएसटी, बट सीक्वेंस कैसे होना चाहिए वो पढ़ने का जरूरी होना चाहिए। 2 बेसिक कंडीशन कर ली, शेड्यूल 1 कर लिया, अब शेड्यूल 3 करो। शेड्यूल 3 जाने का पर्पस क्यों है? क्योंकि शेड्यूल 3 आपको बताता है कि वो ट्रांजेक्शन, शेड्यूल 3 आपको बताता है वो ट्रांजेक्शन जो कि ना तो आपके सप्लाई, इन शॉर्ट अगर बात करूं, वो ट्रांजेक्शन जो आपकी सप्लाई बन ही नहीं सकते, वो ट्रांजेक्शन जो आपके सप्लाई बन ही नहीं सकते वो आते हैं शेड्यूल 3 में। 2 बेसिक कंडीशन भी सप्लाई बनने के बारे में बता रही थी, शेड्यूल 1 भी सप्लाई बता रहा था, लेकिन शेड्यूल 3 कहता है कि वो ट्रांजेक्शन जो सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगे नहीं। ऐसे तो बच्चों ध्यान देना, शेड्यूल 3 में नो ट्रांजेक्शन है, शेड्यूल 9 ट्रांजेक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट 6 ही है। अपन को 6 पे फोकस करना है कि वो 6 ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना, इन 6 ट्रांजेक्शन को तो देखते पहले गोली मार दो, जैसे देखते पहले गोली मार दो कि ये 6 ट्रांजेक्शन सप्लाई कभी नहीं बन सकते, और सप्लाई नहीं बन सकते तो इन 6 ट्रांजेक्शन पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, पर एक बात जो काफी ज्यादा डाउट आएगा, शेड्यूल 3 में जो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उनको मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। शेड्यूल 3 के 6 ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं बन सकते, और सप्लाई नहीं बन सकते इसलिए वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। बहुत से बच्चे क्या समझ लेते हैं कि शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन तो एग्जेम्प्टेड है ना, एग्जेम्प्टेड ट्रांजेक्शन, नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन वो सब अलग चीज है, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस सब अलग है। ये वो ट्रांजेक्शन है जो सप्लाई नहीं बन सकते। सप्लाई, एग्जेम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल सब अलग ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन है जो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। ओके गाइस, इसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन आता है कि एक कर्मचारी ने या एक एम्प्लॉय ने, एक कर्मचारी ने एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, अगर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस दे रहा है, अगर एक एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस दे रहा है, ऐसी सर्विस उसकी जॉब से रिलेटेड है, तो वो आपके जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आएगी। मतलब बहुत ध्यान से समझना, अगर कोई एम्प्लॉय किसी के यहाँ पे जॉब कर रहा है और उस जॉब करने के दौरान उसने कुछ सर्विस दी है, इस जीएसटी
सेकेंड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस, ये भी जीएसटी के दायरे से कंप्लीट बाहर है, इनको भी सर्विस या सप्लाई नहीं माना जाएगा। यानी कोर्ट और ट्रिब्यूनल यानी न्यायालय द्वारा, तो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, न्यायालय द्वारा दी गई। तीसरी सर्विस, दाह संस्कार यानी मरने वाले से रिलेटेड, दाह संस्कार मरने वाले से रिलेटेड, अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसको दाह संस्कार, उसको मरने से रिलेटेड जो भी है, यानी डेथ पर्सन की सर्विस, जो मरने वाला पर्सन है ना उससे रिलेटेड सर्विस, डेथ पर्सन से रिलेटेड सर्विस कवर नहीं होगी सप्लाई में। इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको ले जाने के लिए जो गाड़ी आ रही है राम राम सा वाली, वो मरने वाले व्यक्ति से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है वो सर्विस सप्लाई के दायरे में नहीं आएगी। अगर मरने वाले व्यक्ति से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विस सर, दाह संस्कार में ले जाने की, कब्रिस्तान में ले जाने की, मैच्योरिटी में ले जाने की, उसको ले जाने के लिए जो गाड़ी वगैरह आ रही है उसको ले जाने का जो भी कुछ आ रहा है, यानी एक बार व्यक्ति मर गया, उसको मरने के बाद में उसको कब्रिस्तान तक ले जाने की, दाह संस्कार तक करने की जो भी सर्विस आ रही है वो सारी की सारी सर्विस सप्लाई के दायरे से बाहर है। पहले आगे बढ़ने से पहले इन तीनों का मैं मतलब भी करा देता हूँ, रीजन भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो पढ़ने में हर कोई पढ़ सकता है, पर जब तक पढ़ने का मजा कब तक नहीं आता, जब तक अपने को रीजन पता नहीं हो कि सर इनको सप्लाई से बाहर किया, पर सप्लाई से बाहर क्यों किया। जब तक आपको रीजन पता नहीं होगा ना तब तक आपको याद करने में मजा नहीं आएगा। रीजन क्यों, पहली सर्विस, जो सर्विस एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है, जिसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, सैलरी, उसको सप्लाई के दायरे से बाहर किया है और इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगता है। इसको बाहर करने का पर्पज ये था क्योंकि इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली 70% पब्लिक जॉब करती है और जॉब करके क्या लाती है, सैलरी, और अगर उसी सैलरी पे आप जीएसटी लगाने लग जाओगे तो काफी ज्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की सर्विस जीएसटी के दायरे से बाहर की गई है। दूसरा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये तो गवर्नमेंट की सर्विस है और गवर्नमेंट अपनी सर्विस पे कभी भी टैक्स चार्ज नहीं करता है, इसलिए कोर्ट और ट्रिब्यूनल द्वारा जो भी सर्विस दी जाती है न्यायालय द्वारा वो सारी की सारी जीएसटी के दायरे से बाहर होती है। और तीसरी, मरने वाले से रिलेटेड सर्विस, मरने वाले से रिलेटेड सर्विस यानी डेथ पर्सन की जो भी सर्विस है वो भी कंप्लीट जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि अगर कोई पर्सन मर चुका है, अगर किसी के घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो चुकी है, अब उसका आप क्रियाक्रम करने जा रहे हो और सोचो वहां से आपको जीएसटी का बिल मांगे, कितना गलत लगेगा ना। इसलिए गवर्नमेंट ने मरने वाले से रिलेटेड सारी सर्विस को, उनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है कंप्लीट जीएसटी के दायरे से बाहर है, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। अगला, इसमें और ले लो आप लॉटरी, गैम्बलिंग, लॉटरी गैम्बलिंग तो कवर होंगे सप्लाई में, लॉटरी गैम्बलिंग तो कवर है सप्लाई में, पर लॉटरी और गैम्बलिंग को छोड़कर कोई भी एक्शनेबल क्लेम है, लॉटरी और गैम्बलिंग को छोड़कर कोई भी एक्शनेबल क्लेम है तो वो सप्लाई में कवर नहीं होगा। इसका तो मतलब ही समझ में नहीं आया, वापिस समझो। मतलब एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, अभियोग योग्य दावे। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, अभियोग योग्य दावे, मतलब वो दावे जिनके अंदर अभी आपको रिजल्ट पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, किसी से शर्त लगाई, जुआ खेला, सट्टा खेला, आपको पता है कि उस वक्त आपके साथ क्या होगा। तो ध्यान देना, लॉटरी, गैम्बलिंग, शर्त, जुआ, ये सब जीएसटी के दायरे में कवर होती है, ठीक है। लेकिन इन सबको छोड़ के कोई अदर एक्सप्लेनेबल क्लेम है, कोई अदर आपने अभियोग योग्य दावा किया है जिसके अंदर रिजल्ट का आपको पता नहीं है, वो सप्लाई के अंदर कवर नहीं होगा। और इसको कवर नहीं करने का पीछे का रीजन क्या है कि सर जिसका रिजल्ट ही अपन को पता नहीं है उसको जीएसटी के दायरे में आप कैसे ला सकते हो। जैसे आपने कोई कोर्ट केस किया, अब कोर्ट केस के बाद आपको कितना पैसा मिलना है, मान हानि का दावा किया, कितना मिलना है, क्या मिलना है, आपको कुछ अभी आइडिया नहीं है, वो सारा सप्लाई के दायरे के अंदर कवर नहीं होगा। ध्यान देना बच्चों, लॉटरी गैम्बलिंग कवर है सप्लाई के अंदर, लेकिन एक्शनेबल क्लेम सप्लाई के अंदर कवर नहीं है। 4 चीजें आ चुकी है शेड्यूल 3 की जो सप्लाई के अंदर कवर नहीं होती है। 5वीं चीज, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे गवर्नमेंट टीचर हो, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा दी गई सारी की सारी सर्विस सप्लाई के दायरे से बाहर है। जैसे ही आप गवर्नमेंट का कोई बंदा देखो, ध्यान से समझ देना सप्लाई के दायरे से बाहर है। 5 चीजें कंप्लीट हो चुकी है, एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को दी गई सर्विस, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस, दाह संस्कार मरने वाले से रिलेटेड सर्विस, लॉटरी गैम्बलिंग को छोड़कर
अन्य अभियोग योग्य दावे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस। ये पांचों की पांचों चीजें आपके सप्लाई नहीं मानी जाती है, इसलिए इन पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लास्ट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी जीएसटी के दायरे में कवर नहीं होता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, इसकी कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन पढ़ेंगे अपन शेड्यूल सेकंड में। लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन देखेंगे अपन शेड्यूल सेकंड के अंदर। तो शेड्यूल सेकंड अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, शेड्यूल थर्ड की कितनी कंडीशन हो गई। शेड्यूल थर्ड का मतलब होता है सप्लाई नहीं बनेगा, और सप्लाई नहीं बनेगा तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। कौन कौन सा? एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मरने वाले से रिलेटेड सर्विस, लॉटरी गैम्बलिंग कवर है, उसके अलावा कुछ कवर नहीं होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस, और लास्ट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। पर इसकी कंडीशन शेड्यूल 2 में आ रही है। अब स्टार्ट करते हैं आपका शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल सेकंड, ध्यान देना, एक चीज आपको लिख के बता रहा हूं। आपकी जो बेसिक कंडीशन थी, आपका जो शेड्यूल 1 था, ये तीनों बताते हैं कि सप्लाई कब बनेगा। ये तीनों चीजें क्या बताते हैं? बताते हैं कि सप्लाई कब बनेगा। ये तीनों क्या बताते हैं कि सप्लाई कब बनेगा। शेड्यूल थर्ड बताता है कि सप्लाई बन ही नहीं सकता। शेड्यूल थर्ड बताता है कि सप्लाई बन ही नहीं सकता। अब सर शेड्यूल सेकंड का क्या यूज है? शेड्यूल सेकंड क्या बताता है? शेड्यूल सेकंड आपका ये बताएगा कि जो आपकी सप्लाई बन चुकी है, वो सप्लाई गुड्स की है या आपकी सर्विस की सप्लाई है, वो कौन बताता है? शेड्यूल सेकंड। तो शेड्यूल सेकंड आपका ये बताता है कि जो सप्लाई आपकी बेसिक कंडीशन में शेड्यूल 1 में बन चुकी है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो कौन बताएगा? आपका शेड्यूल 2। स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बहुत ध्यान से देखना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शेड्यूल 2 का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा देखने में क्या जा रहा है पढ़ ही लेते हैं। पहला रूल इसमें आ रहा है ट्रांसफर का। पहला रूल आ रहा है ट्रांसफर का, यानी हस्तांतरण का। पहला रूल आ रहा है ट्रांसफर का या हस्तांतरण का। क्या होता है ध्यान से देखना। ट्रांसफर का रूल, इतनी सी बात ध्यान रखना इसमें। ट्रांसफर का रूल, जब आपने गुड्स और सर्विस ट्रांसफर कर दी है, आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया है, दो कंडीशन, आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया है और उसकी ओनरशिप भी दे दी है, गुड्स ट्रांसफर कर दिया उसकी ओनरशिप भी दे दी, तब तो वो बन जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। तब वो बन जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन केवल और केवल गुड्स ट्रांसफर की है, केवल और केवल गुड्स ट्रांसफर की है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, तब वो बनता है सप्लाई ऑफ सर्विस। तब वो बनता है आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने कोई गुड्स किसी को ट्रांसफर कर दिया, किसी पार्टी को, और गुड्स ट्रांसफर करने के साथ साथ आपने उस गुड्स की ओनरशिप यानी मालिकाना हक भी उसको ट्रांसफर कर दिया, तब तो वो बनेगा सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन केवल और केवल गुड्स ट्रांसफर किया है, उसकी ओनरशिप अभी भी आपके पास है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। सेकेंड रूल, लैंड या बिल्डिंग। सेकेंड रूल, लैंड या बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग को रेंट पर देना, लैंड या बिल्डिंग को रेंट पर देना, ये क्या माना जाएगा? आपका सप्लाई ऑफ सर्विस। लैंड या बिल्डिंग को रेंट पर देना क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। चाहे लैंड और बिल्डिंग को रेंट पे आपने बिजनेस पर्पस के लिए दिया हो, चाहे आपने रेसिडेंटल रहने के पर्पस से दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लैंड और बिल्डिंग किराए पे दी है, तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ध्यान देना, दो चीजें डन हो चुकी है उसका। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, किसी दूसरे व्यक्ति के माल पर कोई कार्य करना, मतलब किसी थर्ड पर्सन का गुड है, किसी थर्ड पर्सन का गुड्स है, किसी थर्ड पर्सन के गुड्स पर आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, आप उसको अपने यूज में ला रहे हो, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। थर्ड पर्सन के गुड्स पे अपना काम करना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, क्योंकि गुड्स आपका है ही नहीं, ओनरशिप आपकी है ही नहीं, तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस गुड्स है। पॉइंट नंबर 4 बिजनेस गुड्स। बिजनेस गुड्स है,
अगर आपने इस बिजनेस गुड्स को सेल कर दिया तो ये कहलाएगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस गुड्स को आपने सेल कर दिया तो ये कहलाएगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन इसको पर्सनल यूज के लिए ले लिया, बिजनेस गुड्स को पर्सनल यूज के लिए ले लिया, मतलब आपने ड्राइंग कर ली। बिजनेस गुड्स को पर्सनल यूज के लिए लिया मतलब आपने ड्राइंग कर ली, तो ये कहलाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। दो चीजें ध्यान रखना, अगर पर्सनल यूज के लिए ले लिया। पांचवा, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति को किराए पर देना, अचल संपत्ति को किराए पर देना, रेंट पर देना, क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। लास्ट रूल, रेस्टोरेंट की सर्विस। रेस्टोरेंट में गए आप, रेस्टोरेंट की सर्विस ली है, चाहे वहां पे आपने खाना भी खाया है, उसको भी क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ध्यान देना बच्चों, शेड्यूल सेकंड आपका ये नहीं बताता कि ट्रांजेक्शन आपका सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा। शेड्यूल सेकंड क्या कहता है कि जो ट्रांजेक्शन आपका सप्लाई बन चुका है वो ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो आपको बताता है शेड्यूल 2, जिसमें था पहला आपका की ट्रांसफर। अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए तो गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किए तो सर्विस। सेकंड था लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे दे। थर्ड था दूसरे पर्सन के गुड्स पे काम करना, सप्लाई ऑफ सर्विस। बिजनेस गुड्स है, सेल कर दिया तो गुड्स, पर्सनल यूज के लिए काम में ले लिया तो सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। रेस्टोरेंट की सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। वापस कह रहा हूं, शेड्यूल 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ओके गाइस, चैप्टर आपका फिनिश। हल्का सा रिवाइज, सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई आपको क्यों पढ़ना जरूरी होता है, सप्लाई का मीनिंग इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि बिना सप्लाई के जीएसटी में कवर नहीं होगा। दो बेसिक कंडीशन, शेड्यूल 1 आपका सप्लाई बताता है, शेड्यूल 3 आपको सप्लाई के दायरे से बाहर करता है, और शेड्यूल 2 आपका ये बताता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब अपना नेक्स्ट लेक्चर, वापस कह रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई के चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।